जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी सीरीज़ का 15th डे, जो कि हम डेली आज से 14 दिन तक जो है वो पॉलिटी का सीरीज़ डेली हम 10-10 क्वेश्चंस को देखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले का क्वेश्चंस को नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम इसका बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रेसिडेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट कौन? तो प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे संविधान के कहाँ पे मेंशन किए गए? तो हमारे संविधान के 74 और 75 आर्टिकल में बताया गया है। इन रियलिटी, और रियलिटी जो रियलिटी रूप से जिसका हेड तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन रियलिटी पावर किसके पास होता है? तो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ठीक है, रियली में पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, लेकिन हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। पावर्स आर एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो पावर का यूज़ जो है मुख्यतः कौन यूज़ करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट कॉन्स्टिट्यूशनली, बट संवैधानिक रूप से जो है वो हेड कौन होते हैं? तो प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, जो कि ऑप्शन से रिलेटेड है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे देखो क्या बोला, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे रियल का बात नहीं किया। अगर रियल का बात करता है तो प्राइम मिनिस्टर होता। ठीक है, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को देखो, प्रेसिडेंट क्या होते हैं? तो हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो टेकन किया था किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। उनके नाम से मतलब लिया जाता है। ठीक है, सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो उनके नाम के थ्रू लिया जाता है। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं कहाँ का? राज्यसभा का। चीफ जस्टिस जो होते हैं हेड ऑफ द जुडिशरी होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील्स विथ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो बताता है इंटर स्टेट, यानी कि एक से दूसरे स्टेट में ट्रेड करने के बारे में जो है वो कौन सा आर्टिकल बताया गया हमारे संविधान में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड के लिए जो है वो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड करना हो तो उसके लिए हमारे संविधान में 301 आर्टिकल में जो है बताया गया है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं इसके बारे में, इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 301। इंटर स्टेट ट्रेड को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो क्या होता है? तो इंटर स्टेट ट्रेड मीन्स जो है वो ट्रेड बाइंग और सेलिंग, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। एक से अधिक स्टेट के बीच जो खरीदा और बेचा जाता है किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, किसी भी सर्विस को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में अगर समझना चाहते हो तो, जैसे कि राइस को है ना सेंड किया गया पंजाब टू बिहार। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जो है वो ट्रेड हो रहा है। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जा रहा है छत्तीसगढ़ टू मध्य प्रदेश, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज का थर्ड क्वेश्चन। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करता है एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल क्या होता है हम इसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, बस बने रहो वीडियो में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सो बताओ। पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सो बताओ। एक होता है एडवोकेट जनरल, एक होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, हम इसके बारे में डिफरेंस भी समझाएंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसका राइट आंसर बताओ पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एडवोकेट जनरल का बारे में जो है वो आर्टिकल 165 में बताया गया। कहाँ पे? आर्टिकल 165 में बताया गया। ठीक है, अब हम देख सकते हो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 165।
संविधान में क्या बताया गया, तो 165 में बताया गया है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, जो कि ये क्या होते हैं। सो देखो यहाँ पे मुख्य पॉइंट्स को देखो, ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, कहाँ का, स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, कहाँ का, स्टेट का, ठीक है। और सेंटर का बात करें, सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, हाँ अभी क्या बताए थे, अभी बताए थे ना, एक एडवोकेट जनरल, एक अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं सेंट्रल लेवल का, ठीक है। देखो यहाँ पे अपॉइंट किया जाते हैं, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, एडवोकेट जनरल जो है वो अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, तो उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा। ये लीगल एडवाइजर होते हैं कहाँ का, स्टेट गवर्नमेंट्स का, लीगल एडवाइजर होते हैं कहाँ का, स्टेट गवर्नमेंट्स का। और हम वही पूछे सेंट्रल गवर्नमेंट्स का लीगल एडवाइजर कौन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का लीगल एडवाइजर जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो अटॉर्नी जनरल। कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स का लीगल एडवाइजर होते हैं, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे, समझ सकते हो, ठीक है। देखो अटॉर्नी जनरल का बात हो रहा है और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल में, अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल 76 में बताया गया है, अटॉर्नी जनरल जो होता है ना वो सेंट्रल लेवल का होता है, यूनियन लेवल का, ठीक है। वही एडवोकेट जनरल का बात करें तो ये आर्टिकल 165 में बताया गया है, और ये स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल का हेड होता है, ठीक है। अपॉइंट जो किया जाता है वो किसके द्वारा, अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो ये उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये लीगल एडवाइजर होता है कहाँ का, स्टेट का, और ये यूनियन लेवल का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का लीगल एडवाइजर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स को देख सकते हो कि ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, तो उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा, ठीक है। तो ये काम किस लिए करता है, तो ये पार्लियामेंट्स के लिए काम करता है, ये पार्लियामेंट्स के लिए काम करता है, जबकि ये काम करता है स्टेट असेंबली के लिए, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट्स के बारे में। हम इसका राइट आंसर के साथ साथ इसका बारे में भी बताएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, जैसे कि आपका कोई बैंक होगा, ठीक है, जहाँ पे आप लोग पैसा जमा करते हो ना, आप लोग जो पैसा जमा करते हो वो आप लोग का कोई ना कोई ऐसा बैंक होगा जहाँ पे आप लोग मतलब आप लोग का 3-4 बैंक होगा, लेकिन एक ऐसा बैंक होगा जिसमें आप लोग ज़्यादा पैसा रखोगे, मुख्यतः मतलब उसी से काम करते होगे, ठीक है। तो ऐसा ही सरकार के पास एक बैंक है, ऐसा ही सरकार के पास क्या है, एक बैंक है। इस बैंक का क्या नाम है, जहाँ पे सारा पैसा जो है ना वो जमा होता है इसी बैंक में, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बारे में हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है, तो हमारे संविधान में इसके बारे में चर्चा किया गया आर्टिकल 266 में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं इसके बारे में और अच्छे समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 266 में द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द मेन गवर्नमेंट बैंक अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का क्या होता है, मेन बैंक होता है। क्या होता है, मेन बैंक, मेन गवर्नमेंट बैंक होता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, मेन गवर्नमेंट बैंक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का, ठीक है। कौन, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे सारा पैसा उसे जो जमा होता है ना, जो टैक्स का मिलता है, ये सब सारा पैसा जो है ना वो यहीं पे इकट्ठा होता है। ऑल मनी, सभी मनी जो है ना, वो सभी प्रकार का मनी जो है, ऑल मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया गोज थ्रू दिस फंड। यानी कि सभी मनी जो है ना वो कहाँ पे आता है, इसी फंड में आता है, ठीक है। इसको बैंक के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे टैक्स का पैसा, ठीक है, जैसे टैक्स का पैसा हो गया, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, कस्टम्स का, एक्साइज का, ठीक है। तो ये सारा पैसा जो है ना वो यहाँ पे जमा किया जाता है, कहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसके तहत जो है ना सरकार जो है ना वो सैलरी पे करती है। क्या करती है, सरकार जो है वो सैलरी पे करती है, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करती है, ठीक है। डिफेंस एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस को लेकर खर्च करती है, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स को ऊपर जो है वो खर्च करती है, ठीक है। तो ये सारा पैसा जो खर्च होता है वो कहाँ से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है तो खर्च होता है, ठीक है। पेंशन्स के ऊपर, डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारा खर्च कहाँ से होता है, तो इस फंड के थ्रू होता है। एग्जाम्पल देख सकते हो कि इनकम टैक्स अगर कलेक्ट किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है, इनकम टैक्स को कलेक्ट तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट्स बिल्ड ए हाईवे, अगर गवर्नमेंट्स कोई बिल्ड कर रही है हाईवे को तो वो कहाँ से लिया जाता है पैसा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज का फिफ्थ क्वेश्चन। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन से बताया जा रहा है कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो कौन सा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में, कौन सा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सो बताओ। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को खर्च करने में कौन सा बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पार्लियामेंट होता है। हम अच्छा समझाएंगे ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है ना, वो हम अच्छा समझेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु कंट्रोल्स पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कौन कंट्रोल करता है, तो देखो यहाँ पे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कि कंट्रोल करता है क्या, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, ठीक है। जैसे कि हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल इट, पार्लियामेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करता है, सवाल आ रहा होगा मन में कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को जो है वो कैसे कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पे बजट अप्रूवल, कुछ हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखो बजट अप्रूवल मीन्स द प्रोसेस बाय विच पार्लियामेंट गिव्स लीगल परमिशंस टू गवर्नमेंट टू कलेक्ट मनी एंड स्पेंड मनी फॉर द ईयर। जब सरकार बजट पेश करती है तो कोई भी पार्लियामेंट का सदस्य जो पैसा होता है वो उसको क्या मतलब अपने तरीके से उठा लेता है क्या, नहीं, उसे परमिशन लेना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, तो परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ से, तो पार्लियामेंट से जो है ना उसे परमिशन लेना पड़ता है। अगर उसे पैसा खर्च करना है, मनी को खर्च करना है तो उसे पार्लियामेंट से जो है परमिशन लेना पड़ता है। किसी भी मंत्री को अगर खर्च करना हो तो उसे क्या करना पड़ता है, तो परमिशन लेना पड़ता है। देखो कैसे, बजट अप्रूवल रिक्वायरमेंट, बजट अप्रूवल रिक्वायर्स ए सिंपल मेजोरिटी। बजट को खर्च करने के लिए जो है ना वो पार्लियामेंट से जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, ताकि पार्लियामेंट में जो है ना वो लोग सहमत रहे। सिंपल मेजोरिटी रूप से जो है वो अगर लोग सहमत हैं तभी जो है वो मिनिस्टर लोग जो है ना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द लोकसभा, जितने लोग लोकसभा के मेंबर होते हैं ना उसमें से सिंपल मेजोरिटी लोग अगर पास कर देते हैं तब जो है वो बजट जो बजट होता है राष्ट्र का उससे पैसा को खर्च किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो क्या बोलना चाह रहा था ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो देखो, देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल मेजोरिटी का बात करें तो 50% प्लस मेंबर जो है ना, 50% कहे तो जितना मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट है उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो उतना लोग अगर उसके पक्ष में है ना तो सरकार जो है ना बजट का जो पैसा है उसे खर्च कर सकती है, ठीक है। अगर पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल गया तो वो सरकार जो है ना उस बजट का पैसा जो है वो खर्च कर सकती है वेलफेयर के लिए, ठीक है। अब देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन को, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड्स करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी के रिगार्डिंग। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 315 के तहत जो है बताया गया है यूपीएससी के बारे में, ठीक है। यूपीएससी के बारे में कहाँ बताया गया है, 315 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे संविधान में बताया गया है प्रोवाइड्स फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया गया किसका, तो यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का, एसपीएससी का और यूपीएससी का, ठीक है। ये क्या है, तो ये सब हमारे संविधान में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे संविधान में, इसके बारे में क्या दिया गया है अंडर आर्टिकल कहाँ पे, तो अंडर पार्ट जो है वो 14 में, कहाँ पे, अंडर पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, जो कि यूनियन और स्टेट्स के बीच सर्विस का बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं आर्टिकल 315 जो है वो क्रिएट्स करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है दैट कंडक्ट एग्जाम्स, यानी यूपीएससी क्या करता है, तो ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है एंड रिक्रूटमेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्विस, और
रिक्रूटमेंट करता है गवर्नमेंट सर्विस को लेकर के, गवर्नमेंट सर्विस के लेकर के क्या कैंडिडेट्स को जो है वो रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, यूपीएससी का। अब हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 312 में क्या दिया गया है, ये ऑप्शन में था तो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अलाउ करता है क्या, क्रिएशन ऑफ सर्विसेज लाइक सेंट्रल सर्विसेज जो होते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, तो इसको क्रिएट करने का काम करता है कहाँ, किसके तहत, आर्टिकल 312 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत जो है वो सेंट्रल सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और आईपीएस, आईएफएस को जो है वो क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल डील्स विद द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है ना वो किस आर्टिकल के तहत रेजिग्नेशन देते हैं, किस आर्टिकल के तहत बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं। तो इसका राइट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा सो बताओ, किस आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं, किस आर्टिकल के तहत रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 56 के तहत जो है प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो हम देखते हैं इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स को। तो इसका पोजीशंस क्या होता है, प्रेसिडेंट का पोजीशंस क्या होता है सो बताओ, प्रेसिडेंट का पोजीशंस क्या होता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं किसका, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। ये हमारे संविधान में कहाँ दिए गए हैं, तो हमारे संविधान में जैसे कि ये क्या होते हैं, तो पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। पार्ट क्या होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, जिसमें क्या होते हैं प्रेसिडेंट। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, पीएम होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। समझ रहे हो ना। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट को लेकर के कि अगर हम प्रेसिडेंट की थोड़ा सा देख रहे हैं तो इसके बारे में हम अच्छा से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन किसके थ्रू होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। इसका इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। हम इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में समझते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है ना, जैसे कि स्टेट का एमपी ऑफ लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के मेंबर यानी पार्लियामेंट के मेंबर जो होते हैं वो, और इलेक्टेड एमएलए कहाँ के, दिल्ली और पुडुचेरी जो यूटी होते हैं वहाँ का, और सारे स्टेट्स का, हम उसे मिलाकर कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। ये सब कैंडिडेट जब पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है, प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। फिर से उसके बारे में जो है बताया गया है आर्टिकल 56 में। कहाँ पे, 56 में जो है वो प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में बताया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस को लेकर के देखें तो प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस को लेकर के आर्टिकल 58 में बताया गया है। कहाँ पे, 58 में। क्वालिफिकेशंस अगर देखें हम, क्वालिफिकेशंस देखें तो ये क्या होना चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस प्रेसिडेंट को लेकर के, अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो हमारे देश के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज कम से कम 35 साल होना चाहिए। क्वालिफाइड होना चाहिए कहाँ से, लोकसभा मेंबर से, ठीक है। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई प्रकार का अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहे तो अदर किसी पोस्ट में, अदर किसी जैसे कि कह सकते हैं कि कहीं का सीएम और कहीं का गवर्नर, ये सब ना हो, ठीक है। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो, किसी भी पद पे ना हो, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ओथ को लेकर के। तो ओथ का बात करें तो आर्टिकल 60 में दिया गया है। कहाँ पे, ओथ को लेकर के आर्टिकल 60 में दिया गया है। एडमिनिस्टर करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन दिलाते हैं इसको ओथ, तो ओथ दिलाने का काम जो है वो कौन करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसको, प्रेसिडेंट को। इन एब्सेंस, अगर एब्सेंस में अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना रहे तो कौन, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ मतलब सीनियर जज जो होते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होते हैं वो इन्हें ओथ दिला सकते हैं अगर एब्सेंट रहा सीजेआई तो, ठीक है। रेजिग्नेशंस का बात करें तो रेजिग्नेशंस के लिए आर्टिकल 56 में दिया गया। कहाँ पे, 56 में एड्रेस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन
अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, अभी बताओ कि अभी का भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी का कौन है। ठीक है, इम्पीचमेंट का बात करें, का इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो, ठीक है, उनके काम से संतुष्ट ना हो, तो अगर उसे हटाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे संविधान में इसके लिए आर्टिकल 61 में दिया गया, कहाँ पे 61 में। ठीक है, लेकिन कब, जब वो वायलेशन किए हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस का अगर वायलेशन किया हो तब ही उसे हटाया जा सकता है, और उसके लिए भी हमारे पार्लियामेंट में क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, कि स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द मेंबर जो है ना उनके पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का 8 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जो है ना डील करता है इमरजेंसी ड्यू टू फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है अगर किसी स्टेट में जो है ना मतलब संविधान का बात नहीं मान रहा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को हमारे जो संविधान में दिया गया है वो उस बात को मानने से इनकार कर रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लगेगा, तो वो इमरजेंसी जो है वो किस आर्टिकल के तहत लगेगा, उस स्टेट में किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो उसके लिए जो है वो आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग होता है। किसका, आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया गया है, नेशनल इमरजेंसी का बात करें, अगर नेशनल इमरजेंसी का राष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 तरीके से लगता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी वो है, इसके बारे में हम पीछे के वीडियो में बताएं, तो आप लोग पीछे का वीडियो देखो, उसमें समझ में आ जाएगा। तो आर्टिकल 352 जो है बताता है नेशनल इमरजेंसी को लेकर के, आर्टिकल 356 जो है बताता है प्रेसिडेंट रूल को लेकर के। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना हो तो ये सब सारे चीज़ के बारे में जो है ना हम बताएं पहले के वीडियो में, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर के आर्टिकल 360 में बताया गया, और जबकि ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स के बारे में जो है वो आर्टिकल 355 में बताया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो कौन सा आर्टिकल जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स का बात करता है, सिविल सर्वेंट्स का जो है ना सुरक्षा देने का काम कौन सा आर्टिकल करता है, बताओ। सिविल सर्वेंट को सुरक्षा देने का काम जो है वो कौन सा आर्टिकल करता है। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिविल सर्वेंट को सुरक्षा देने की बात करें तो क्या मतलब, कोई भी जैसे कि कोई मंत्री हो, अगर वो चाहे कि क्या मतलब किसी को हटाना हो तो क्या वो आसानी से हटा सकता है, तो उसके लिए भी कुछ हमारे संविधान में लिखा गया है, सो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या आ जाएगा, आर्टिकल 311 में दिया गया है, सिविल सर्वेंट्स को जो है प्रोटेक्शंस का बात करता है, सिविल सर्वेंट्स का प्रोटेक्शंस का बात करता है, कहाँ पे, आर्टिकल 311 में। ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारे संविधान में बताया गया सिविल सर्वेंट्स के प्रोटेक्शंस के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 311 प्रोवाइड्स करता है क्या, जॉब प्रोटेक्शंस को लेकर के, एंड सिविल सर्वेंट्स अगेंस्ट आर्बिट्री, यानी कि कोई भी मनमाना तरीके से जो है ना उसे हटा नहीं सकता। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को कोई मनमाना तरीके से हटा नहीं सकता, इसके लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा, तो नो सिविल सर्वेंट्स कैन बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड बाय एनी अथॉरिटी लोअर दैन अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, यानी कोई भी इंसान जो है ना वो आसानी से हटा नहीं सकता है। ठीक है, नो डिसमिसल रिडक्शन इन रैंक विदाउट, और ना ही उसका रैंक जो है ना वो आसानी से सिविल सर्वेंट्स का जो है वो घटाया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल अथॉरिटी जो होता है ना, एक हायर लेवल का उसका ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉपर इंक्वायरी उसके लिए ये ज़रूरत क्या, तो अगर कोई वैसा हटाने लायक काम किया हो, मतलब कुछ वैसा काम किया हो जो कि बहुत ज़्यादा इलीगल हो सकता है कि हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो है ना प्रॉपर इंक्वायरी लेना ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर इंक्वायरी ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस, उसे सुनना भी ज़रूरी है कि उसका मत जो है वो क्या है। ठीक है, दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट्स, ये क्या करता है, तो ये आर्टिकल जो है प्रोटेक्ट्स करता है, यानी कि सुरक्षा देने का काम करता है ऑफिसर्स फ्रॉम पॉलिटिकल और पर्सनल मिसयूज ऑफ पावर, यानी उसे पॉलिटिकल और पर्सनल मिसयूज ना किया जाए उसके पावर को जो है, इसीलिए हमारे संविधान में कहाँ बताया गया है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 311 में बताया गया है। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के प्रोटेक्शंस को लेकर के। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा,
तो विच बॉडी रिकमांड्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो कौन सा बॉडी जो है ना वो टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूशंस करने के बारे में बात करता है, कौन सा बॉडी बात करता है, कौन सा बॉडी बात करता है, इसके बारे में हम कल भी बताए थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है वो टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का बात करता है। ठीक है, कैसे सो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया। तो अभी का फाइनेंस कमीशन कौन है बताओ? अभी का फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन है से बताओ, कौन है? अरविंद पनगारिया। कौन है? अरविंद पनगारिया। ठीक है, तो अपॉइंट जो है वो फाइनेंस कमीशन को कौन करता है? तो फाइनेंस कमीशन को जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका मेन फंक्शन जो होता है क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के बीच। तो टैक्स को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच जो है वो इसका मुख्य काम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।